तो सोनिया का लेख निशाने पर सियासी संदेश। तो सोनिया गांधी के लेख को लेकर अब सियासत हो रही है। सोनिया गांधी का लेख जनादेश पर सियासी संदेश आखिरकार है क्या? सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा है, लेकिन उस आर्टिकल में निशाना सीधे और स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा है। सोनिया गांधी ने यहां लेख लिखा, वहां सियासत में सवाल खड़े होने लगे। सोनिया गांधी ने लिखा है कि 4 जून को मिले जनादेश में मोदी ने निजी और नैतिक हार उसमें हुई है, जो जनादेश आया है। सोनिया गांधी ने यह भी लिखा है कि लोकसभा नतीजों के बाद भी पीएम मोदी का व्यवहार, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जनता ने कांग्रेस को लगातार तीसरी बार सत्ता से दूर रखकर अपने मत का इजहार किया है। कांग्रेस बौखला गई है। वही बात नीट को लेकर भी हो रही सियासत की है। संसद में नीट पेपर को लेकर लगातार चर्चा की मांग की जा रही है, क्योंकि अगर मांग होती है, कांग्रेस का यह कहना है, तो बहुत सारे सवाल होंगे और सवालों के जवाब शिक्षा मंत्री को, सरकार को देने होंगे। इसलिए सरकार चर्चा से भाग रही है। चर्चा होती है, केवल नीट यूजीसी की नहीं होगी, बात आगे तक जाएगी। शायद इसीलिए नियमों का हवाला दिया जा रहा है, यानी वार भी है, पलटवार भी है, और इसी को लेकर हो रही सियासत भी है। लेकिन सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा है, उसमें निशाने पर कैसे पीएम को लिया है, अब वो देखिए। सोनिया गांधी ने कहा कि 4 जून को जनादेश में मोदी की व्यक्तिगत हार हुई है। नैतिक तौर पर हार चुके हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी। सोनिया गांधी ने अपने लेख में यह भी लिखा कि जनता ने बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति को खारिज किया है। मोदी सहमति की बात करते हैं, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि मोदी ने जनादेश को नहीं समझा, मोदी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। अब यहां सोनिया गांधी का लेख हो और उस पर सियासत ना हो, यह कैसे हो सकता था? बीजेपी ने भी लेख पर पलटवार किया, कहा कि सोनिया गांधी का लेख राजशाही और तानाशाही का परिचायक है। सरकार चलाने का जनादेश पीएम मोदी को ही मिला है, और जनादेश पीएम को मिला है तो सरकार वही चलाएंगे। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हार के बाद जश्न मना रही है, हार का भी जश्न। यानी कुल मिलाकर खबर यही है कि सोनिया गांधी के लेख के बाद अब सियासत हो रही है, और सोनिया गांधी ने यह लेख एक अंग्रेजी अखबार में लिखा, और लोकसभा में इमरजेंसी प्रस्ताव पर भी सोनिया गांधी ने अपनी बात को रखा। विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिए जाने का भी जिक्र सोनिया गांधी ने किया है। इतना ही नहीं, 1977 के चुनाव में लोगों ने अपना फैसला सुनाया, इस बात का जिक्र भी सोनिया गांधी ने किया, यानी कि इमरजेंसी का जिक्र करते हुए अपनी बात को उन्होंने रखा। तो सवाल यह भी कि क्या इमरजेंसी के जिक्र से सोनिया गांधी नाराज हैं? कांग्रेस बीजेपी में यह नया दंगल शुरू हुआ है कि हार के बाद भी जीत का सियासी मंगल दिखाई दे रहा है। यानी कि खत्म हो चुका है चुनाव, लेकिन फिर भी फैल रहा है सियासी तनाव, और सोनिया ने जाहिर किया विचार 24 में हुई पीएम मोदी की हार। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। डेकोरम है, जो लोग मांग करें वो डेकोरम नहीं है। छोड़िए ना, उनको कहिए, वो जो बच्चे लाखों सड़कों पे, उनसे पूछ लें वो क्या चाहते हैं, फिर मजा आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ये अहंकार, ये हठधर्मिता किस कीमत पर? बच्चों के सपनों की कीमत पर। एक फ्रॉड नाम की संस्था एनटीए को आप डिफेंड कर रहे हैं। मतलब मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, जो बच्चे सड़कों पे, उनसे पूछ लो संसद को इस पर कैसे बहस करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, सब साफ हो जाएगा। सोनिया गांधी जी का देखने का नजरिया है एक, लेकिन एक और नजरिया इस चुनाव के नतीजों को देखने का, वो ये है कि भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार जो है रिजेक्ट कर दिया है।
2014, 19 और 2024 में जितनी सीटें 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली है, उससे ज्यादा 2024 में मोदी जी को मिला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की जनता चाहती है कि मोदी जी ने जो काम 2014 में शुरू किया, 2019 में जो बढ़ाया, उसे वो आगे और बढ़ाए। तो ये मैंडेट उनके लिए है। देखने के दो नजरिए हैं। अब सोनिया जी क्या मान सकती हैं कि ये कांग्रेस की जीत है या मोदी जी की हार है, लेकिन दूसरा नजरिया है कि जनता ने तय किया कि मोदी जी ही सरकार को चलाए, और ये उस रूप से भाजपा की जीत है और कांग्रेस की हार है। आज सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखकर ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 240 सीटें मिलने पर भी उनकी व्यक्तिगत तौर पर हार है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है। पिछले 30 साल में कांग्रेस ने अभी तक 240 सीटों का आंकड़ा नहीं टच किया, और पिछले 3 चुनाव का जोड़ भी लगा लो तो भी 240 सीटें नहीं बनती। 99 सीटें जीतकर कांग्रेस और गांधी परिवार अपनी जीत मानता है, और देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्लियर मैंडेट दिया है, 240 सीटें दी हैं, और मैंडेट के साथ सरकार बनाई है एनडीए की। ये उसको हार बताते हैं। ये मानसिकता राजशाही मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है। सोनिया जी की बात सही है। जो जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव में आया है, वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे। कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन शहजादे ने आपको हरा दिया है मोदी जी। तो सोनिया का लेख, सियासी संदेश। सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान है वो आपकी स्क्रीन पर है। शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। वरुण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। डॉक्टर एसके दुबे साहब कुछ डिफरेंट लुक में दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तेजतर्रार चेहरे हैं। आलोक पांडे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। जो बात सोनिया गांधी कह रही हैं, उन्होंने अपना जाहिर किया विचार 24 में नहीं बनी मोदी की सरकार, तो बन गई लेकिन मोदी की हार। सरकार जिनकी बनी उनकी हार कैसे हो गई, जरा विस्तार से अगर समझा पाए। इसलिए कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस नए मुद्दे पर आपने चर्चा करी, वरना हम लोग पीछे तो दूसरे ही मुद्दों पर चर्चा करते थे। नैतिक हार मोदी जी की इसलिए है, जो सोनिया जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने कहा है अपने लेख में। नरेंद्र मोदी जी की नैतिक हार इसलिए है कि जहां जहां मोदी जी ने प्रचार किया और जिस तरह के दावों पर मोदी सरकार अब की बार 400 पार के नारे दे रही थी, मोदी जी का स्वयं की सीट पर 6.5 घंटे लगातार 5.5 राउंड पीछे रहना इस बात का संकेत है, और किसी तरह से चुनाव जीत जाना इसका स्पष्ट संकेत है कि मोदी जी की व्यक्तिगत। वरुण जी, सरकार किसकी है? जी, सरकार किसकी है? सरकार एनडीए की है। एनडीए की सरकार है। जरूर। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी तरह बन गए हैं तीसरी बार, ये भी सही बात। नरेंद्र मोदी जी किसी तरह बन गए। बीजेपी की कितनी सीटें आई? देखिए तिलक भाई, ओवरऑल उस लेख का अगर आप नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे थोड़ा सा ज्ञान चाह रहा था, थोड़ा ज्ञान। नहीं, आपके ज्ञान को मैं चैलेंज नहीं करता ना, मैं चुनौती देता हूँ ना, मैं आपके ज्ञान के फेर में कभी फंसता हूँ। मेरे ज्ञान के फेर में मत फंसिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की कितनी सीटें हैं। नहीं, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस लेख पर आज हम लोग डिबेट करने बैठे, वो कितनी सीटें हैं कितनी नहीं, वो सब जानते हैं तिलक भाई। हाँ। हम बैठे हैं एक स्वस्थ चर्चा के लिए। हाँ। स्वस्थ चर्चा में जब हम चर्चा करते हैं, जिस लेख पर आज डिबेट हो रहा है, उस डिबेट का सार जब हम समझने का प्रयास करेंगे, तो सोनिया जी ने उस पूरे लेख में एक बात का जिक्र किया है कि चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा के अंदर है, ठीक उसके विपरीत बाहर है। बाहर वो नैतिकता की बातें करते हैं, बहुत अपने चरित्र को साफ बताते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं 24 में मोदी हार गए, कैसे हारे? वो तो सरकार चला रहे हैं, एनडीए की सरकार बन गई। बता रहा हूँ, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप 99 से 100 करने में दिक्कत हो रही है, आप कह रहे हो कि वो सरकार। 104 है, हम 99 मत कहा करिए, 104 कहा करिए। दूसरी बात यह है कि जब आप लेख का सार समझने का प्रयास करें, जिस पर आपने मुझे टोक दिया था, मैं बात नहीं पूरी कर पाया था, तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो देश को दिखाने के लिए दूसरा है और संसद के अंदर दूसरा है। क्या आपको नहीं लगता कि नीट का मामला बहुत महत्वपूर्ण था, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, और नेता विपक्ष का उस समय माइक बंद कर देना, ये कौन सा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का दिखाता है? इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी जी नैतिक रूप से हारे हुए हैं। ठीक, नैतिक रूप से हार गए, आप ये कह रहे हैं। एक मिनट, शांत प्रकाश जाटव जी,
इसलिए उनकी ये शांत प्रकाश बात राठौर जी, शैली मैं और तो ये विवादास्पद कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी। 18-19 साल पत्रकारिता के जीवन में मैंने कई चुनाव देख लिए, लेकिन ये वाला चुनाव सबसे दिलचस्प है। जो हार गए वो जश्न मना रहे हैं, ये मैंने इससे पहले आज तक कभी नहीं देखा था शांत जी। लेकिन कॉन्फिडेंस बरकरार है, हारने के बाद भी कह रहे हैं कि हाँ जश्न मना रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, कुल मिला के सोनिया गांधी जी का लेख ये बताता है कि सर्वसहमति को लेकर वो उपदेश दे रही हैं। जवाब दीजिए आप। देखिए, जिस तरीके से सोनिया जी का लेख है और जिस प्रकार कांग्रेस के जो अंदर जो है कौतूहल है, उत्साह है, वो बेसिकली राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष की योग्यता के लायक हो गए पिछले 2 बार फेल होने के पश्चात। इसलिए एक कहावत है कि योग्यता के लायक होने के इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, तो वो जो है जनता का योगदान है। इसका सही मायने में जो है, कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सही मायने में तो जो है ये 99 आने से ये जो है पास हो गए हैं और नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, और सही मायने में ये मान करके चल रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष इतना बड़ा एक ओहदा है, और वैसे वाकई है भी बड़ा ओहदा, मगर इसको कितना ये बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि पहली मर्तबा पिछले 4 टेन्योर में ये सांसद रहे हैं, कोई जिम्मेवार पद मिला है इनको। हाँ। तो अब उसको कितना ये नैतिक हार की बात कर रहे थे वरुण जी। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि ये जो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, इसको अपनी जीत, और ये जीत जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ी जीत मान रहे हैं। इसके अलावा जो एनडीए का जो जीत है, शांत जी, एक मिनट, जो सवाल मैंने वरुण जी से पूछा, वरुण जी एक मिनट, शांत प्रकाश जी, वही सवाल मेरा आपसे है। ये सरकार किसकी है? अच्छी बात तो एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार है। आपने कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, अब आप चुनाव के बाद कह रहे हैं अब की बार एनडीए सरकार। नहीं, वैसे तो हम और हमारे घटक आज भी यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार है। नहीं, आपने अभी खुद बोला एनडीए सरकार। मैं आपको बता रहा हूं कि सोनिया गांधी के लेख में कहने का क्या मतलब था, आपने खुद ही बोल दिया। वो आपने कहा एनडीए सरकार, आपने कहा कि ये 1 मिनट सर, आप ये कह रहे सर एनडीए कितना आंकड़ा है एनडीए का? एनडीए का पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत आंकड़ा क्या है? 1 मिनट, आप अगर ये कह रहे हैं एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, तो इंडिया गठबंधन के पास कितनी सीटें? इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं, आपने ये कहा ना, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब की बार एनडीए सरकार, क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब एकाएक आप कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए सरकार। लेकिन सर, लेकिन क्या आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इस बार जनता ने एक मजबूत विपक्ष को चुना है? तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल मजबूत विपक्ष को चुना है। तो यही तो बात सोनिया गांधी अपने लेख में समझा रही हैं आपको। तो इसमें क्या बुराई है कि वो क्या समझा रही है, ये आप समझ पा रहे हैं? जी, उन्होंने कहा है कि मोदी की हार हुई है। अरे नहीं, मोदी की हार नहीं हुई है। मोदी तो प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार। कहां से हार हुई है? क्यों परेशान हो रही है? क्यों बेचैन है? कौन इस बात को समझ लेगा कि 500 कि जो आप लोग मंचों से कह रहे थे अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, वो 400 पार नहीं हो पाई। क्या सरकार हमारी नहीं बनी? 250 भी पार नहीं हो पाई। 400 पार के लिए अगर हम 400 पार अपने कार्यकर्ताओं में इस प्रकार का प्रचार करें ताकि उनमें उत्साह बने, तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, तो यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि वो जुमला था जो आप मंचों से कह रहे थे। आप अपने बच्चे से 100 में से 100 नंबर की अपेक्षा रखते हैं कि हाँ बेटा इस बार 100 में से 100 नंबर आएंगे, और कुछ कम रह जाते। यानी आप ये कह रहे हो कि आपने जुमला फेंका था, कार्यकर्ताओं में जोश भरा रहा है इसलिए? कार्यकर्ताओं में जुमला नहीं, कार्यकर्ताओं में टारगेट दिया था कि हम इस बार 400 सीटें लाएं। तो फिर 250 भी नहीं आ पाई। बीजेपी की तो 250 भी नहीं। सरकार तो बन गई। हाँ, सरकार बन गई, सरकार बन गई, और उसी उत्साह से चल रही है। वरुण जी जवाब दीजिए। वरुण जी वो ये कह रहे हैं कि इस हार का ऐसे ही जश्न मनाते रहो, हमारी दुआ है। शांत जी कह रहे हैं। जल्दी से फिर मैं आलोक जी और दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि मुझे शांत प्रकाश जी से पूरी हमदर्दी है। ये अपनी जीत का जश्न नहीं मना पा रहे हैं और विपक्ष उत्साहित है। उसका कारण जानते हैं क्या है?
किसी तरह सरकार बना लेना और नैतिक रूप से हार जाना, इस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से, अच्छा, ये नैतिक रूप से आपकी चीज हुई है क्या? ये सही बात है कि हमें किसी तरह से संसद में बोल देना दिया जाए, म्यूट कर दिया जाए माइक, लेकिन देश की जनता ये सब सारी चीजें देख रही है। 75 साल नैतिक रूप से क्या कांग्रेस की चर्चा तो हो ही चाहिए संसद में, लेकिन नीट की परीक्षा की चर्चा ये नैतिक रूप से क्या कांग्रेस की जीत है? और अगर कांग्रेस की जीत है या एनडीए की जीत है करने के बजाय जैसे कोई तो आपने स्पीकर के चुनाव पर वोट क्यों नहीं कराया? इंदिरा जी ये नहीं किया, नेहरू जी ने वो नहीं किया, इंदिरा जी ने, इन्होंने क्या किया इस बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, के अंदर नहीं होने देना आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके पास में जवाब नहीं है। सड़कें धस रही हैं। आप मुझे बताएं कि आपके पास में पूर्ण बहुमत था या अच्छा बहुमत था, तो आपने स्पीकर के चुनाव में डिवीजन क्यों नहीं कराया? वर्तमान परिस्थितियों पर आपने स्पीकर का चुनाव लड़ाया ना, आपको हैसियत पता लग गई। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र पूरा देश आपको अपनी हैसियत पता लग गई स्पीकर के चुनाव में। जी के पास आ रहा हूं, एक मिनट तिलक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इनको अपनी हैसियत पता लग गई स्पीकर के चुनाव में। आपने स्पीकर के लिए चुनाव में प्रत्याशी तो खड़ा किया, मगर आपने वोट नहीं डालने दिया। क्यों नहीं डालने दिया? क्योंकि आपको पता लग जाता दुबे जी कि आप जिन्हें अपने साथ में मान रहे हैं वो आपके साथ में नहीं है। ठीक, शांत जी एक मिनट, मैं जान रहा हूं आप, उनको डर ये होगा कि आप अंतरात्मा की आवाज ना लगा दो, वो डरे इसी बात को लेकर होंगे कि कहीं आपने अंतरात्मा की आवाज लगाई तो वहां 240 से कहीं ऐसा ना हो कि आंकड़ा 200 के नीचे आ जाए। उसका दुरुपयोग करने के महारथी है, महारत हासिल है इन सब चीजों में। दुबे जी एक बात मैं जानना चाह रहा था, जो बात वरुण जी बता नहीं रहे थे। ये सरकार एनडीए की बनी है, जश्न विपक्ष मना रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों? देखिए, जब आदमी एक टारगेट कुछ रखता है और वो टारगेट अगर अचीव नहीं कर पाता है और फिर वो पासिंग मार्क्स से पास हो जाए 90% वाला स्टूडेंट, तो फिर निश्चित तौर पर जश्न तो विपक्ष भी मनाएगा ही। नहीं तो आप तो फेल हो गए इस हिसाब से। नहीं, हम कोई फेल नहीं हुए, हम तो 5 से 537 पहुंचे, तो हम तो 7 गुना बढ़ोतरी की। आप विचार करिए, 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी। अच्छा, तो इस बात का जश्न मना रहे हो? तो हमें तो फुल जश्न मनाने का अधिकार है। और कांग्रेस 50 से 99 हो गई, निश्चित तौर पर उनको भी जश्न मना डबल हो गए, तो उनको भी मनाने का अधिकार है। मुझे तो लगा कि सरकार बनाने के लिए गठबंधन की हो। सुनिए तो, लेकिन अगर आप 90 मार्क्स से 90 मार्क्स ला रहे हैं और आपके 40 मार्क्स आ जाए तो निश्चित तौर पर आप हो गए। शांत जी कुछ कह रहे हैं, शांत जी क्या कह रहे हैं? पूरा फैमिली पैकेज है, पूरा समाजवादी पार्टी का तो पूरा फैमिली पैकेज है। अच्छा, फैमिली पैकेज है। एक मिनट, कौन कौन से फैमिली है? प्रिया सरोज फैमिली पैकेज है, प्रिया सरोज, उसके बाद इंद्रजीत सरोज के लड़के उनका, ठीक है, दूसरा राहुल वर्ग, ये फैमिली प्रोडक्ट है क्या? आप क्या बात करते हो? आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर सबको टिकट दिया है और उसका नतीजा ये हुआ कि अयोध्या भी आपको हारनी पड़ी। विचार करिए, आपको सोचने मंथन करने का विषय आपके लिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार। देखिए, बड़ा ताज्जुब की बात है तिलक जी, मैं आपको बताऊं, चित्रकूट भगवान राम से जुड़ा हुआ है, वो हारे। अयोध्या भगवान राम से जुड़ा, वो हारे। नासिक भगवान राम से जुड़ा, वो हारे। फिर रामेश्वरम भगवान राम से जुड़ा, वो हारे। और एक और सीट है, वो भी हारे। तो जितना भगवान राम से जुड़े थे, आपकी ये दशा कर दी कि प्रभु राम का नाम आपको डेली लेना पड़ रहा है। प्रभु राम ने अपने पहले भी लेते थे भैया, यहाँ पर आकर बात सुनिए, अरे सुनिए, ये जनेऊ है, हम तो भगवान का नाम सुबह शाम लेते ही हैं, इसलिए आप ये मत सोचो। जहाँ पे आप राम जी का हर समय तिरस्कार करते रहे, आपके कारण से राम जी जो है टेंट में रहे
आज नहीं, जाटव जी, एक मिनट। आपके शरण में पहुंच गए। नहीं, ये आप बार आप लोगों की कमजोर नब्ज दबाने की कोशिश करते हैं, मैं जानता हूं। दुबे जी प्लीज जल्दी से। वो ये कह रहे हैं कि मसला तो परिवार वाला पैकेज है, कह रहे समाजवादी नहीं, ये परिवारवादी है। तो नहीं, तो इसीलिए ये हाँ। 32 लोग 32 हाँ। लोग जब बाहर के हैं तो इनको ये कौन से आंकड़े से समझ में नहीं आता मेरे ठीक। को भारतीय जनता आलोक पार्टी जी, कौन से नजरिए से ओके, देखती है। एक मिनट, आलोक जी को चर्चा में ले आएं। आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। आलोक जी, ये जी। लेख जो सोनिया गांधी ने लिखा है, इसका मतलब क्या जाएगा, विस्तार से आप समझा पाए? आप समझाते बहुत अच्छा है, जरा समझाइए। इसका लेख ये है कि एक स्टूडेंट था, हाँ। वो 100 में 27 आ गए, बड़ा खुश। बोले भैया 5 गैस मार के 27 हमारे तो खुश नहीं होगा। अब 100 में 99 लाना था, उससे 70 आ गए, 60 आ गए, तो तुम मुंह बनाएगा कि 99 का टारगेट काम है तो 60 आए। तो अब 100 में 27 ला के और कोई खुश हो तो ठीक है डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी में ये हार, नैतिक हार कहां से आ गई? डेमोक्रेसी में तो आप जीतते हैं या तो हारते हैं। ये नैतिक हार नया शब्द ले आए, क्यों? क्योंकि एक क्राइटेरिया बनाना है अंतरराष्ट्रीय स्तर से, बीजेपी को, हिंदुत्ववादी पार्टी को कमजोर दिखाना। तो अब अगले 5 साल तक ये कहते रहना है कि बीजेपी हार गई। कहते रहो। तो सच को झूठ बनाने में अगर कोई व्यक्ति माहिर है, भारत से लेके संपूर्ण विश्व तक को अगर चढ़े करता है तो करे। अभी तो हम शुरू हुए, अभी कहने लगे। वरुण जी कुछ बोल रहे थे, हम थोड़ा कुछ बोल रहे थे। बड़ा बेचैन बनने के आपकी आवाज में आगे ना अपनी असलियत में कांग्रेसियों की यही बड़ी समस्या है। अब क्या कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, इनको सीधे सीधे प्रवक्ता बनवा क्यों नहीं देते भाई? अरे भाई हम सच बोलते हैं, तुमको ये इसके साथ तारीख तो आते नहीं हो, हमारी बातें काउंटर करो। आलोक जी इंटरनेशनल एंगल ले आए। एक मिनट रुकिए ना, ये ना अलग थ्योरी ले आए। आलोक जी एक मिनट रुकिए, वरुण जी एक मिनट रुकिए प्लीज। आलोक जी है कुछ डिफरेंट, एक मिनट रुकिए ना। ये इंटरनेशनल थ्योरी ले आए, ये इंटरनेशनल थ्योरी कहां से आ गई? आलोक जी एक मिनट रुकिए ना, वरुण जी एक मिनट रुकिए। दुबे जी को जोड़िए जल्दी से, आलोक जी समझाएंगे। एक पर ये भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट वरुण जी रुकिए तो सही जरा। आलोक जी कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल थ्योरी है सोनिया गांधी का लेख। एक मिनट, ये बताइए कैसे? आलोक जी प्लीज विस्तार से समझाइए, इंटरनेशनल थ्योरी कैसे है? आलोक जी। जी मेरा फ्रेम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात रखिए। आपका ऑडियो आ रहा है, फ्रेम हमने बिल्कुल सेट कर दिया आपका। बोलिए, ये इंटरनेशनल थ्योरी कैसे हुई? देखिए पूरे संपूर्ण विश्व में वो हिंदुत्ववादी सरकारें कोई नहीं चाहता। चाइना, पाकिस्तान, इवन इंटरनल रिपोर्ट है तो ये भी है कि यूएसए भी नहीं चाहता कि भारत जिस गति से इस समय चल रहा है उस गति से भारत आगे चले। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरा संपूर्ण विश्व की बड़ी ताकतें उन्होंने नहीं चाहा कि कोई एक मजबूत सरकार जो 12वें नंबर से 5वें नंबर तक इकोनॉमी को ले आई, और वो 5वें नंबर से 27 तक तीसरे में और 35 तक टॉप 2 में। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो इतनी गति से चले। वो किसी भी सोनिया गांधी का लेख जो है विदेश में बदनाम करने के लिए है सरकार को। बिल्कुल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्लीज जल्दी से। देखिए, मुझे इन जैसे लोगों से यही उम्मीद रहती है। इन जैसे लोग जो सरकारी खर्चों पर अपना काम करने चले आते हैं, एजेंडा सेट करके, नहीं रहती। मैं जानता हूँ इन्हें 75 कीमत, लेकिन इन्हें नीट पर चर्चा नहीं करनी। हिंदुत्ववादी चेहरा तो बताएंगे, खतरे में है ये हिंदुत्व। तो क्या होता है जी? मैं दूसरी पार्टी में हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं किसी और पार्टी में हिंदू नहीं हूँ। आप हिंदुओं के लिए कांग्रेस पार्टी में जी, चलिए हिंदुओं के लिए 5 कानून नहीं है, सेट कर रही है वो। हिंदुओं के 5 कानून नहीं है, मुसलमानों को मैं गिनाता हूँ। नाम को पूरे देश में हिंदुओं के 5 काम कांग्रेस गिनाए, के नाम पर हिंदुओं के लिए 5 काम कांग्रेस गिनाए। आलोक लिखने में 5 काम हिंदुओं के लिए गिनाए, नहीं लिख पाते। चलिए 3 काम गिनाइए हिंदुओं के लिए। 3 काम आपने क्या किया हिंदुओं के लिए? हिंदू नहीं हूँ वरुण जी, हिंदुओं के लिए 3 काम। सुनो, तुमसे बड़ा हिंदुओं के लिए 3 काम बताइए, जानकारी कांग्रेस से क्या कराए?
तुमसे बड़ा हिंदू हूँ मैं। वरुण जी, हिंदुओं की एक मिनट दुबई ये आप जुड़े क्या? तय करेंगे किसी का हिंदुत्व का चेहरा और इस्लाम का चेहरा, ये कौन होते तय करने वाले? वरुण जी, हिंदुओं के लिए टीम का नीट पर चर्चा कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए कौन सी टीम काम की है? चलिए बताइए। एक मिनट, ऐसे लोगों से भारत के आलोक जी एक मिनट रुकिए, वरुण जी एक मिनट रुकिए। आलोक जी जो बात कह रहे हैं, शांत प्रकाश जी आप इत्तेफाक रखते हैं, वो कह रहे हैं कि ये मसला इंटरनेशनल है। सोनिया गांधी जानबूझ के इस तरह के लेख अंग्रेजी अखबार में इसलिए लिख रही हैं क्योंकि सरकार को विदेश में कमजोर दिखाना है, जहां पर आप कहते हो कि देखिए विदेश में हमारी ताकत बड़ी है। देखिए, इसमें मैं तो इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें आपको मैं उदाहरण ही दे देता हूँ कि जिस तरीके से सैम पित्रोदा जो है वो ओवरसीज में अभी पीछे उन्होंने कुछ बयान दिया था भारत की नस्लीय भेद विशेषता को लेकर के कि दक्षिण भारत के अफ्रीका जैसे दिखाई देते हैं और जो है पूर्वोत्तर भारत के जो है वो चाइनीज जैसे लोग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार सुन रहे मेरी बात, उस प्रकार से इनका, और फिर उसके बाद इन्होंने उनको हटा दिया, और हटाने के कुछ दिन के बाद में मेरे ख्याल में 1 महीना भी नहीं हुआ वो फिर वापस आ गए। बेसिकली ये जो इसके सब चीज के पीछे एक विदेश में भारत की छवि को बिगाड़ना, भारत की सरकार के ये सोनिया गांधी की इंटरनेशनल साजिश है। तिलक जी 8-10 सेकंड सुनना पड़ेगी आपको बात। आज भारत की सरकार अल्पमत में है। इस प्रकार का दुष्प्रचार केवल इसलिए किया जा रहा है कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो भारत में इन्वेस्टमेंट न करे, इसी तरीके से भारत की इन्वेस्टमेंट जो है वो डैमेज हो। और यही कारण है कि अभी राहुल जी ने भी 4 दिन पहले जो है एक अंग्रेजी अखबार में इंटरव्यू दिया है, और आज सोनिया जी ने इंटरव्यू दिया, और दोनों के इंटरव्यू और साथ में सैम पित्रोदा की वापसी, ये दिखाई दे रहा है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भारत की सरकार है जल्दी से हो रहा। देखिए ऐसा है, जिस इंटरनेशनल साजिश की ये बात कर रहे हैं, जिस इंटरनेशनल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, नहीं वरुण जी को कुछ पता नहीं है, वरुण जी नहीं मालूम, इनको कुछ पता नहीं है, वरुण जी को नहीं सही मायने में नेता है कांग्रेस के, मगर इनको अनभिज्ञता है, इसी कारण से उन्हीं का गुण जा रहा है। विश्व में बड़ी इमेज बनी थी भारत की, और उसी के आरोपी के बेटे को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये सैम पित्रोदा पर तो बात करेंगे, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह पर बात नहीं करेंगे। इनसे पूछिए ना। एक मिनट, ब्रिजभूषण कहां से आ गए? वहां इंटरनेशनल साजिश की बात हो रही है। एक मिनट दुबे जी आ गए। आलोक जी ने गूगली फैक्ट कह रहे हैं इंटरनेशनल साजिश है। जो सोनिया गांधी ने लेख लिखा वो इंटरनेशनल साजिश है। वो एक मिनट वरुण जी, दुबे जी रहेंगे। देखिए, हमारे देश के बाहर अगर देश के बारे में कोई कुछ बात करता है तो समाजवादी पार्टी ने कभी उस चीज का किसी के लिए भी उसका फेवर नहीं किया। हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारे देश की बात है तो हम अपने देश में रह के निपटाएंगे। ठीक है, हमारे वैचारिक मतभेद हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो पक्ष में, हम विपक्ष में नहीं। वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाए, इस वजह से ये लेख लिखे जा रहे हैं। नहीं, सुनिए तो पूरी बात आप सुनिए तो। ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। देखिए, हर किसी को अपने उसकी आजादी है, लेकिन उसमें उन्हें क्या गलत लिखा ये भी तो बताएं कि भाई इसमें ये गलत है। ऐसा तो कुछ है नहीं। आलोक ठीक है, ये तो राजनीति है, राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? आलोक जी का ऑडियो रहेगा। आलोक जी वो ये कह रहे हैं गलत क्या लिखा है, बताओ तो सही क्या गलत लिखा हुआ है। सैम पित्रोदा से लेके राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी तो कुछ गलत लिखे नहीं, सब गलत नहीं है। सैम पित्रोदा ने दिया। अब आप बताइए, जो गठबंधन 293 सीटें लेकर के सत्ता में वो गए नैतिक रूप से हार गए। आप क्या दुनिया को संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लोकतंत्र में गणितीय मॉडल होता है, नैतिक मॉडल कहाँ से आ गया? मॉरल भी तो मॉरल हर कहां से आ गई भाई? और ऐसा है तो 1991 में 232 सीटें आई थी कांग्रेस की। राजीव गांधी के बाद पूर्ण बहुमत की कोई सरकार नहीं है, तो क्या कांग्रेस तब से लगातार 40 साल से नैतिक रूप से हार रही है? मनमोहन सिंह नैतिक रूप से हारे हुए प्रधानमंत्री थे, ये मानेंगे? 206 सीटें लेके आए थे और 136 से 33 लेके आए थे, हारे हुए प्रधानमंत्री थे। तब विपक्ष ने कहा था कि मनमोहन सिंह हारे हुए प्रधानमंत्री है। क्या बात करते हैं?
लोकतंत्र में देखिए वही जीता हुआ प्रधानमंत्री होता है। तो ये जो नैरेटिव में आते हैं ना, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के नैरेटिव को ना करे, क्योंकि जब ये विपक्ष में थे 2004 से 14 तक, किसने कहा कि मनमोहन सिंह हारे हुए प्रधानमंत्री है, कमजोर प्रधानमंत्री, मनमोहन करप्शन को बढ़ाने वाले, ये एक आरोप थे। लेकिन हारा हुआ प्रधानमंत्री, ये कौन सी बात हुई भाई? मैं इसको देखिए, मैं इसको दूसरे संदर्भ में लेता हूँ, प्रधानमंत्री मैं दूसरे संदर्भ में लेता हूँ। विरोधा कैसे बुलवाते हो, फिर कहते हो बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर उन्हें हटा देते हो, फिर उन्हें शामिल कर लेते हो, फिर कहते हो हमारे बयान में हमने विरोधा ने कुछ दूसरा कहा तो हमने कुछ दूसरा समझा। तुम्हारे सैम अंकल हो गए जो देश को नस्ली टिप्पणी करता है। राहुल गांधी ये कहते हैं भारत राज्यों का संघ है। प्लीज जल्दी से एक मिनट आलोक जी। मैं देखिए इसमें मैं ये मानता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गठबंधन जो है वो सत्ता में, इसलिए ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं है। बात अब ये होनी चाहिए कि इनने जो सरकार से, इन्होंने जो जनता से वादे किए, जनता की जो समस्याएं हैं वो ये कब सॉल्व करेंगे? अभी कौन प्रधानमंत्री, कौन क्या है, कौन सरकार में, ये सब सारे मुद्दे खत्म हो गए। तो चुनाव खत्म हुआ, इसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई। अपने वादे पूरे करें। नहीं, एक मिनट को समझाइए। एक मिनट जाटव जी, जो बात समझ में आ रही है, कुल मिलाकर कहानी यही है कि आपकी सरकार एक कमजोर सरकार है जो जतलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। एक तरफ टीडीपी है और दूसरी तरफ जेडीयू है। ये सत्य है। हाँ दुबे जी, एक मिनट, वही सवाल लेकर जा रहा हूं। बड़ी दिलचस्प खबर है, जेडीयू ने एक प्रस्ताव पारित करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग दोहराई है। यह भी संजोग है क्या जाटव जी? देखिए, आज जिस तरीके से जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, हाँ। उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक निर्णय जो है ये भी है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, हाँ। या फिर विशेष पैकेज मिले, दोनों पर बातें कही गई हैं। नहीं, विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये बात तो देश के प्रधानमंत्री ने भी दोहराई, वहां पे कही थी ना आपने, वो जुमला था क्या उस वक्त? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। कि आज जेडीयू ने जो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बिंदु पर जो चर्चा की है और एजेंडा उन्होंने फिक्स किया है, अब उसके ऊपर किस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार जो है, नहीं वो हो सकता है कि जेडीयू आपके साथ खेल रही हो, पूछिए कैसे। इसका एक आधार मैं दे देता हूं। जो जेडीयू ये प्रस्ताव रख रहे हैं अपने संगठन में कि भैया बिहार को मुख्य रूप से विशेष राज्य का दर्जा दे। आप सभी विद्वान बैठे हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री राज्य के कैबिनेट में भी यह प्रस्ताव पारित करेंगे? यह एक सवाल है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित करेंगे? इतनी हिम्मत है उनमें कि वो ये हिम्मत दिखाएं कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सरकार दे? क्या ये कर पाएंगे वो? तो फिर इसका मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और है। यही हुआ ना जाटव जी, वो आप पर दबाव बना रहे हैं। ठीक है, आप मेरी बात को सुने धैर्य से। इनफैक्ट जब 2000 में इसका डिवीजन हुआ झारखंड और बिहार का, तो काफी बड़ी संख्या में जो इंडस्ट्रीज हैं वो झारखंड की तरफ चली गई। उससे क्या है कि बिहार में वो इंडस्ट्री का जो पैसा आना चाहिए था उस पर फर्क पड़ा, और डेफिनेटली उसके बाद में बिहार को पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा है। सर मैं ये नहीं जा रहा कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है क्या है। आपने कमिटमेंट दिया था चुनाव में खड़े होकर कि कितने लाख करोड़ दूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ना, इतने लाख करोड़ नहीं, इतने लाख करोड़ नहीं, इतने लाख करोड़, तो मैं उस करोड़ों की बात कर रहा हूं सर, विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं। विशेष राज्य और पैकेज दोनों में फर्क है। अभी क्या है कि वो क्या नाम है, नीतीश सरकार क्या तय करती है, अभी तो उनकी राष्ट्रीय बैठक में तय हुआ है। अब वो नीतीश जी क्या तय करते हैं कि वो विशेष राज्य मांगते हैं ना कि ये दबाव बना रहे जैसे टीडीपी मांगते? नहीं, ये दबाव क्या है? दबाव ये है कि आपने आंध्र प्रदेश के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया कि नहीं किया? आंध्र प्रदेश को आप विशेष राज्य का दर्जा देंगे? देखिए, अभी आप केवल जेडीयू के बिहार के बारे में क्यों? आंध्र प्रदेश टीडीपी से कोई लेना देना नहीं आपका?
अरे क्यों नहीं है? तो फिर आपने वहां पे भी तो अपने कमिटमेंट स्टेट किया ना के लिए। विशेष राज्य के दर्जे की। अरे तो क्यों मना करेंगे? अगर जो सर नियामक यही है, तो उसके बात हुई, साथ तो ये में वही तो बात द्विवेदी और अरे वरुण जी मोदी कह रहे हैं कि ये सरकार सरकार हर दबाव एक चीज बनाएंगे देने के आपके लिए ऊपर, आप तैयार दबाव है। में हैं। दबाव नहीं है, पैसा अपने राज्य के लिए मांगना दबाव नहीं होता है। तो किसी और राज्य वो पर तो इतनी डॉक्टर- मोहब्बत दिखाएंगे आप? क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों किस नहीं राज्य दिखाएंगे? पर बता दीजिए आप। ऐसे बताए ना मेरे को कि किस राज्य ने जो है ना वो विशेष राज्य हर राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है आज की डेट। राज्य का दर्जा- आप कह रहे हो कि बिहार को ही देंगे और आंध्र प्रदेश को ही देंगे। क्यों मांग रहे हैं? विशेष राज्य तिलक जी क्यों मांग रहे हैं? ये मालूम है ना, मैंने अभी आपको बताया कि 2 भागों में बटा और 2 भागों में बंटने की वजह से उधर डेवलपमेंट नहीं है, उसका वरुण जी का ऑडियो रहेगा। वरुण जी बोलिए। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने लगातार मांग की। वहाँ इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपए वहाँ के नाम पर, ये जो बिहार को विशेष राज्य और तमिलनाडु को विशेष राज्य का दर्जा और इनको टीडीपी वालों को देने को तैयार है, आंध्र प्रदेश को, लेकिन इनसे हिमाचल प्रदेश में पूरे देश ने देखा कि इतनी बड़ी आपदा आई, इन्होंने 1 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को अनुदान नहीं दिया। ये जो अपने लोगों के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं, ये जो बड़ी नैतिकता की बात कर रहे हैं जाटव जी, इनसे पूछिए हिमाचल प्रदेश को उन्होंने कितने रुपए दिए उस प्राकृतिक आपदा तभी से वहाँ की जनता ने वो हमें मानते जिताया हैं कि और उनका आपको हरा बजट दिया। तक नहीं दिया, कर्नाटक के तभी सरकार को हमारे जंतर को मंतर आप पर धरना तक देना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में उसके हमें बाद भी उन सारी राज्यों का सीटें दी पैसा हैं। इन्होंने रिलीज नहीं किया। अरे वरुण मनरेगा का जी, पैसा इन्होंने आप रोके वैसे रखा है बात अभी को कहीं और ले गए कांग्रेस के घुमाकर, शासित मगर राज्यों आपको की। मालूम और है ये ना दूसरी परिणाम क्या है? पार्टियों के वहाँ शासित राज्यों पर को वहाँ विशेष की राज्य का जनता दर्जा ने देने की हमें बात सारी करते हैं। सीटें दी, इनसे आपका पूछिए खाता भी इनके- नहीं इनके चला, चाल जीरो चरित्र पर है और वहाँ। चेहरे के दोहरे होने की बात ना करें तो फिर क्या करें? जीरो पर है वहाँ हिमाचल प्रदेश में, अभी जीरो आलोक पर पांडे है। जी कह रहे थे सोनिया और आलोक जो जी, आपको आपने वायदा किया था वो आप पूरा नहीं कर आलोक जी, पाए। सिक्के का तो फिर दूसरा पहलू भी है ना, जो बात वरुण जी कह रहे हैं। वही चरित्र सदन के अंदर क्यों नहीं रखते? एक मिनट सर, एक मिनट। वरुण जी जो बात कह रहे हैं, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है फिर तो। क्या इससे पहले ऐसा नहीं होता था? यूपीए शासन काल में रेल मंत्री कोई और तो बोलता था कि यह एक्सप्रेस इस राज्य को, यह शताब्दी इस राज्य को, एक ही राज्य को शताब्दी, एक ही राज्य को एक्सप्रेस, एक ही राज्य में ट्रैक डलेंगे, एक ही राज्य में रेल चलेगी। तो क्या ऐसे आलोक जी नहीं होता था? नहीं, बिल्कुल होता था। जब 133 से 136 सांसद लेके कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, बीजेपी से 7 सांसद ज्यादा थे 2004 में। तब उसके बाद जिसने जो चाहा, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, नारा राहुल जी वहीं से लेके आए। अच्छा। जिसके जितने सांसद उसके उतना बड़ा पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री का। हाँ। मैंने देखा नहीं क्या कि गृह मंत्री ये बोले हमारे इतने सांसद, बोले रक्षा मंत्री हम बोले हमारे इतने सांसद। हाँ। हुआ नहीं क्या 2004 अच्छा, में? मंत्रालय खुद ही बांट लेते थे। और क्या? और इस बार भी अगर मंत्रालय पत्ते कि अखिलेश भाई 37 लेके आए, इन्हें रक्षा मंत्री बनाया भाई तुम बांटो। ये होता। लेकिन आप क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 240 मुलायम जी रक्षा मंत्री बने थे तो ऐसे बने थे क्या? हुए हैं। मुलायम जी रक्षा मंत्री बने थे, ऐसे ही बने थे क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है। दुबे जी, लगने से देश थोड़ी अब आप चलेगा। समझिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी के लगने से देश नहीं जेडीयू या चलता, टीडीपी को पांडे जी। कौन सा बड़ा विभाग दे दिया केंद्र में? आप इससे अंदाजा लगाइए कि 2019 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी उस तरह की कैबिनेट में और आज 2024 की जो सरकार बनी है उसमें क्या अंतर? कौन सा बड़ा विभाग भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी को या जेडीयू को दे दिया है? एक बड़ा विभाग बताइए मुझे। इससे पता चलता है कि सरकार कमजोर है या ताकतवर है। बात तो बड़ी है। बात बड़ी है वरुण जी, वो ये कह रहे हैं कि बताइए किस सहयोगी दल के दबाव में दिखाई दी सरकार? इससे पता चलता है कि सरकार गिर जाएगी, 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। इससे ये भी पता चलता है कि सरकार तानाशाही स्थिर रवैया रहेगी। जो है, ये तानाशाही रवैया बहुत दिन तक क्या चलता धीरेन्द्र नहीं शास्त्री है। से निकलवाए हो क्या वरुण जी? ये अभी उसी पुरानी खुमारी में जी रहे हैं। इनको अच्छा, नहीं ठीक पता है, कि दुबे जी, बदल आप चुका है। स्पीकर में करवा देश देते ना। बदल चुका है, देश के लोगों की सोच बदल चुकी स्पीकर में है। वोटिंग क्यों नहीं करवाया आपने? इन्हें पता चल, अरे पता चल जाएगा इंडी आपको, अलायंस की वोटिंग हिम्मत करवाया। नहीं पड़ी वोटिंग अरे कराने पता की। चल जाएगा आप वोटिंग करवाइए, नहीं करवाया, करवाइए। वेट करिए थोड़ा सा ना। सर आप हड़बड़ाइए एक नहीं बार पांडे वोटिंग जी, करवा हड़बड़ाइए नहीं, अभी हड़बड़ाइए पता नहीं, चल आपको जाता बहुत कितना जल्दी है। पता चल और जाएगा कांग्रेस वोटिंग वरुण जी एक बात और बताएं, आपको पीवी बहुत जल्दी नरसिम्हा पता राव चल जी जाएगा। 232 एक बात से सुनिए आप 272 कर लिए थे आप जैसे 96 लोग, आते आते। आप जैसे तो लोग भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत सत्ता के सीखती है। नशे में होने के एक मूल में आप जैसे लोग वरुण हैं, जी जो भारतीय जनता समय पर पार्टी सही कांग्रेस से बातें बहुत नहीं सीखती करते, है। जो 32 से राजनीतिक 72 विश्लेषक बनकर इस तो आते देश हैं, में लेकिन कांग्रेस को वकालत दिखा किसी दिया एक कैसे पार्टी किया की जाता करने है। लगते हैं। और इन्हीं लोगों भारतीय के जनता कारण पार्टी बहुत सत्ता अच्छी स्टूडेंट तानाशाही है बनी ये हुई सब है आज। सीखने में।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बहुत होशियार है। बनाने में आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। वरुण जी एक मिनट, दुबे जी रहेंगे, एक मिनट सर, और चर्चा करने लगते, वकालत करने सर लगते। दुबे जी का फ्रेम फ्रीज है, एक मिनट रुकिए ना, ऑडियो आ रहा है उनका। दुबे जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी दुबे जी, आलोक जी जो बात कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यूपीए शासनकाल में यही होता था, अपनी मर्जी से मंत्रालय की डिमांड होती थी, वो डिमांड पूरी होती थी। लेकिन अगर ये सरकार दबाव में होती तो सारे बड़े मंत्रालय अपने पास क्यों रखती, सहयोगियों को दे देती। आलोक जी को शायद जानकारी नहीं है या ये कहना नहीं चाहते हैं। अब अभी अगर इनकी 200 सीट होती, सिर्फ 200, तो ये भी वही करते। ये दुबे जी, अगर चाची की मूछें होती तो वो चाचा होती। सुनिए सुनिए सुनिए, आप तो बिल्कुल गजब बात कर रहे हैं दुबे जी आज। पहले पूरी बात तो सुना, अरे पहले पूरी बात तो सुनिए। अगर बात नहीं सुनोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हालात आदमी को वैसा बनाते हैं, हालात। और हालात इस समय ऐसे हैं कि उनकी जितनी जो थी, अब नायडू जी की पार्टी को कैबिनेट देना पड़ा ना, नायडू जी की पार्टी को कैबिनेट देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया कि नहीं बनाया? तो राजनीति में बार्गेनिंग होना कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से चला आया और चलता रहेगा। हाँ, आप और बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किसी एक बहुत बड़े नेता ने सदन में कहा था, ये सीबीआई और ये तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। यूपीए शासनकाल में सदन में किसी एक बड़े नेता ने आरोप लगाए थे इस तरह के अपनी ही सरकार पे, याद है दुबे जी? नहीं, ये सब चीजें कैसा है, हाँ। ये राजनीति है। राजनीति में सत्ता अभी आज की राजनीति और खराब हो गई, ठीक है। अच्छा। अटल जी एक वोट से हार गए थे। अटल जी की राजनीति और मोदी जी की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है, ये आप भी जानते हैं। शायद बोले ना बोले आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ बैठे नहीं, मैं क्यों ना बोलूं दुबे जी, ये तो सब जानते हैं। जो आपकी मर्जी, जो अटल जी की बीजेपी थी वो अटल जी की बीजेपी थी, आज मोदी जी की बीजेपी है। तो ये तो राजनीति करने आया, राजनीति नहीं करनी होती तो एनजीओ खोल लेते। अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? तो ये तो सब जानते हैं। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं, बताइए ना। नहीं है, नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप ये बात सुनिए, एक मिनट, अब रुकिए, अब आपने ये बात कही है, एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत से संगठन किया और दूसरे व्यक्ति को संगठन, ये देखिए, ये गलत है। पहले आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप बात करिए तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बाप होता है, बेटा होता है, दोनों के 100% गुण आ जाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। आपका अगर बेटा होगा क्या आपके 100% गुण उसमें आ गए? नहीं आए होंगे। मतलब बाप और बेटे के गुण नहीं मिल सकते, लेकिन आप अटल जी और मोदी जी के गुण मिला रहे हो। पहले मेरी पूरी मतलब आप अटल जी और मोदी जी के गुण मिला रहे हैं, जब बाप और बेटे के गुण नहीं मिल सकते। नहीं, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझना नहीं चाहते हैं, आप अपनी बात कहना चाहते हैं। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसको सुनिए। हाँ। ये साइंस का भी मुद्दा है। हर आदमी, कोई भी हो परिवार में, मेरा बेटा है, मेरे से 100% सहमत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ उसकी भी अपनी बात होगी, कुछ मेरी भी अपनी बात होगी। हाँ। लेकिन ऐसे ही राजनीति में जब आप राजनीति करते हैं किसी पार्टी के विचारों से, सिद्धांतों से, लेकिन वहां पे अंतर अगर आप करते हैं, वहां पे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं चलती है राजनीति में। जब आप किसी पार्टी में जुड़ते हैं, वहां पे आपको अपने मूल विचार त्याग के पार्टी की राजनीति, पार्टी के विचारधाराओं से जुड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ मोदी जी की राजनीति और अटल जी की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं तो अटल जी एक वोट से नहीं गिर जाते। मैं ये बोल रहा हूँ, आप सुनिए इस बात को, समझिए इस बात को। तो ये कहना कि इनमें अंतर है, उनमें अंतर नहीं है, आज की परिस्थितियां उनको कुछ अलग करके करने पर मजबूर किया होगा। अभी फिलहाल इस चैप्टर को यही क्लोज करते हैं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। ये शांत प्रकाश जाटव जी, अब किसके गुण कितने मिलते हैं, अब वो अलग मसला हो जाता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि सबके गुण एक जगह मिल रहे हैं, ये नीट के मुद्दे पर चर्चा होगी कि नहीं? देखिए, नीट के मुद्दे पर कल कितना क्लियर कट जो है हमारे ओम बिरला जी स्पीकर साहब ने कहा कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण में सारा विषय, पूरा समय जो है आप नीट पर बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मगर इन्होंने क्यों नहीं बोला? और इसके अलावा आप राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद पेपर लीक की बात तो राष्ट्रपति जी ने भी कही। बाद में नीट पर आप पूरी चर्चा कराएं, उसमें भी कोई पीछे नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी शांत प्रकाश जी कि हम जवाब भी देने के लिए तैयार हैं और आप अपने शांत प्रकाश जी, आप नीट पर चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? मैं इसे भागना ही तो बोलते हैं सर। ओम बिरला जी कह रहे हैं कि आप बोले। हाँ। आप जो है राष्ट्रपति जी ने भी नीट पर बात कही है, तो आप अपने राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरा समय जो है आप नीट पर बोले। हाँ। राहुल जी को उन्होंने स्पष्ट करा। उसके बाद राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद फिर उसके बाद में पूरा नहीं, वो तो नीट पर जैसे ही बोलने लगे राहुल गांधी तो माइक ऑफ हो गया ना। माइक ऑफ हो गया जैसे नीट का। माइक ऑफ नहीं हुआ है। उन्होंने जो राहुल गांधी जी को उस वक्त बोल नहीं रहे थे, उन्होंने तो उस वक्त पर तर्क रखा था। हाँ। जो ओम बिरला जी ने जो है वो उनके समक्ष ये रखा था कि आप अभिभाषण पर नहीं, नीट पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? ना ना ना, एक बात बताइए सर। किसने मना करा? किसने मना करा? एक मिनट, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप नियमों को हवाला दे रहे हैं। वो 24 लाख छात्र जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार कुछ बताएगी, कुछ बोलेगी, कुछ। भाषण पर चर्चा में आप पूरा समय नीट पर बोले, आपके जितने भी घटक हैं वो सब नीट पर बोले। कब मना करा उन्होंने? उन्होंने तो ये नहीं कहा कि आप नहीं, बात पेपर लीक, नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा इसलिए क्या नहीं हो सकती? क्योंकि अगर होगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब शिक्षा मंत्री को देने होंगे। हाँ, देंगे ना। उन्होंने कहा, अरे कितना सरल और हिंदी भाषा में कहा कि ओम बिरला जी ने कि मैं सरकार से भी दरख्वास्त करता हूं कि वह उनके सब जवाब दें। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट कहा कि उनके जितने भी सवाल हैं उनके सबके जवाब। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आप विपक्ष में रहते हुए कभी इस तरह के मुद्दों को लेकर जिन नियमों के हवाला दिया जा रहा है, काम रोक कर चर्चा कराने की मांग कभी नहीं करते थे कि काम रोको, पहले इस मुद्दे पर चर्चा करो? देखिए, हमारा मैक्सिमम समय हमारा विपक्ष में रहा और हम हमेशा अपनी इस मर्यादित आचरण के कारण से ही पूरे देश में नहीं दुनिया में हम जो है ना प्रचलित थे। सुषमा जी, अटल जी, अरुण जेटली। सर, 25 लाख छात्रों को सदन से कोई आश्वासन मिलना चाहिए था या नहीं? मैं बस आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ। बात ही खत्म करिए, नियम हवाला 24-25 लाख छात्र जो है, इससे बड़ा तो कोई मुद्दा नहीं हो सकता सर। उनको न्याय देना है, उनको न्याय मिलेगा। तो सर, सदन को कोई आश्वासन देना चाहिए था कि नहीं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। कोई आश्वासन नहीं, हमारा न्याय है। कोई आश्वासन नहीं? गलत किया उसके लिए सजा है। मतलब छात्र उम्मीद से बैठे हुए हैं कि भाई कोई फैसला सरकार लेगी, आप कह रहे हो कोई आश्वासन नहीं देंगे? सरकार फैसले ले रही है, उसी का जवाब देने के लिए सदन में जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी तैयार बैठे हुए हैं। आप बोलते क्यों नहीं? सर, आप तैयार है, वो तैयार है, तो चर्चा के लिए रोक कौन रहा है? सर, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी जी से पूछो। अब इसके लिए राहुल जिम्मेदार है। वो तो सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि चर्चा करो, आप कह रहे स्पीकर ऑफ हो जाते हैं। अरे नहीं कर रहे, नहीं, कोई स्विच ऑफ नहीं हो रहा, सब बोलना है। उनको बोलना नहीं है, इस वजह से वो जो है ना चुप हो जाते हैं। आप बोलो, और कितना स्पष्ट बोलेंगे? क्या नाम है, ओम बिरला जी ने साफ कहा। सर, आप तो मणिपुर पर भी बोल रहे थे। बोले मणिपुर पे भी बोले, मणिपुर पर कब बोले? राहुल गांधी जी भाग गए। मणिपुर पे राहुल गांधी भाग गए। राहुल गांधी जी भाग गए। ठीक, वरुण जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आलोक जी और दुबे जा रहा हूँ आपके पास, जल्दी से। ये तो भगोड़े हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ करके इससे ज्यादा कुछ नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि जो दौड़ परमाणु करार एक मुद्दा था जिस पर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उपास हो गया। उस समय इनको मर्यादित राजकारण का ज्ञान नहीं था, इनको नहीं पता था संसदीय परिपाटी क्या होती है। इन्होंने 29 दिन लगातार संसद ठप रखी थी परमाणु करार पर। दूसरी बात, जिस चर्चा की ये बात कर रहे हैं, जिस माइक स्विच ऑफ, ये तो सिरे से नकार देने कि हमने माइक बंद ही नहीं किया। लोकसभा अध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हमने माइक बंद कराया, लेकिन ये तैयार नहीं है कि हमने माइक बंद कराया। ये नहीं उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने माइक बंद कराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की व्यवहारिक समस्या है, वो अपनी तरफ से सब स्वीकार करना नहीं चाहते। वो जब भी माइक वाला मसला रोकिए ना, एक मिनट। राहुल जी को बोलना आता नहीं है, बोल पाते नहीं है। शांत प्लीज, थोड़ा शांत होइए, एक मिनट रुकिए ना। बड़ा मुश्किल से चलेगा, वो तो ऐसे भागेंगे सर। सर, आप लोग तो ये भी चेक कर रहे हो आजकल कि मेरे पर कितनी बार कैमरा आया, और फिर कह रहे हो हमें माइक से लेना देना नहीं। वरुण जी,
नहीं, हम आपके नेता कहते हैं कहते हैं कि माइक हमारे से ऊपर जो नहीं- है वो 3 बार कैमरा आया, 4 बार आया, 25 नहीं नहीं मिनट में। बिल्कुल बिल्कुल देखिए बताओ, ये इतना गजब वो स्थिति है। आप देखिए, लोग कैमरे की बात करते हो कि हमारे ऊपर मेरी कितनी बात देर तो कैमरा सुनिए, आया। उस समय नहीं आलोक जी, जब पहले संसदीय मर्यादा होती थी तो उसमें यह तय नहीं होता था कि एक ही चेहरे पर कैमरा फोकस होगा। 108 बार मोदी जी को लगातार और सर दिखाया आप गया भी तो है दिखा रहे हो कि कैमरे 3 बार पर। 4 बार ही दिखाया नेता प्रतिपक्ष जी को। 6 बार राहुल गांधी जी को आपको दिखाया कैमरे गया। की चिंता है या नीट की चिंता है? बिल्कुल चिंता है, क्यों नहीं? नहीं, आप कैमरे की चिंता में जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट आलोक जी, पहले आप ये बताइए, मैं आपके कैमरे पर ना दिखूं, सिर्फ मेरा ऑडियो चले या मुझे बोलने का मौका ना दिया जाए, यही 3 लोग बोलते रहे, तो क्या इससे आपके डिबेट की मर्यादा रह अरे तो जाएगी? आप ये कह रहे हैं कि जब आप बोलते हैं तो कैमरा तब भी हटा देते हैं? बिल्कुल हटा देते हैं। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ, प्रमाण है उसका। 108 बार मोदी जी को दिखाया गया, 8 बार जब वो राहुल बोलते गांधी हैं को तो दिखाया लोगों गया। की अब प्रतिक्रिया बस वरुण जी देखते कम से हैं। कम मुद्दे उठाओ, ये कैमरे को छोड़ो। कहाँ अरे कैमरे के चक्कर में पड़ रहे हो, मुद्दे उठाओ। अरे तिलक भाई, क्या बात आप भी अव्यवहारिक बात करते। मुद्दे तब तो उठाएंगे जब हमारे माइक खुले रहेंगे, जब हम कैमरे पर अरे, आएंगे। जंगल में मोर नाचा किसने अखिलेश देखा? आलोक जी, आलोक जी, वो क्या है कि कैमरा हमारी बात कैमरा हटा देते हैं। आलोक जी रहेंगे, अब आलोक जी प्लीज। देखिए मेरा मानना यह है कि सदन में कैमरे में न दिखे तो भी सदन की कार्यवाही में तो भाग ले रहे हैं ना, उसे बोले। सरकार को सुनाना है और जो ये बोले वो जनता सुने, वो दूसरा पक्ष है लोकतंत्र में। अरे वो बोले तो सरकार मेरा मतलब ये मानना है। अब ये माइक वाला बात मुझे पता नहीं है कितना सच है कितना झूठ है, बंद होता नहीं होता। मैं राहुल जी कह रहे हैं सही होगा, नहीं मुझे नहीं पता ये बात। सरकार सफाई दे, मैं जानता हूँ क्योंकि 2 बार उनका माइक का मैटर उठा है। चर्चा लेकिन करोगे, फिर भी तुम्हें वो भगवान पता है। माइक एक पे जाके मिनट, बोल रहे वरुण जी, हैं, आलोक जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल आ गया। एक मिनट लेकिन ये इन्हें माइक के बारे में नहीं जब जानकारी, लेकिन 75 की इमरजेंसी को डिफाइन करने बैठे हैं यहाँ। एक मिनट ये वरुण तुरंत डिफाइन करेंगे। अभी वरुण 75 जी की एक emergency मिनट की प्लीज, बात वरुण होगी, जी, वरुण तो जी एक बहुत मिनट। तेज डिफाइन करेंगे। ये शांत जी, लेकिन इन्हें कैमरे शांत के जी, बारे में जानकारी नीट वाले नहीं, मामले में इन्हें पेपर माइक लीक के पर बारे में चर्चा हो रही है। जानकारी एक मिनट रुके ना वरुण जी, वरुण जी एक मिनट। ये शांत जी, हाँ जी, ये बेदीराम का नाम सुना है? हाँ सुना है, आज ही सुनने में है। नहीं, ये मुस्कुराने की बात नहीं है। ये आप मुस्कुरा रहे हैं, उनके नाम के पीछे ही राम लिखा है, बाकी तो काम उनका मालूम है। चाल चरित्र और चेहरा आपके सहयोगी मैंने पढ़ा पढ़ाई है बस आपने? हाँ बिल्कुल, खाली पढ़ाई है? बारे में हाँ, अगर वो पार्टी है, कोई वो विपक्ष क्या का कर नेता सकते होता हैं। तो तब भी आप ऐसे ही मुस्कुरा रहे होते। नहीं देखिए, पता है ना इसमें जनाब किसी के भी बारे में सूरत कहां कहां कितने पेपर लीक के मामले दर्ज हैं, और आपके सहयोगी ने उनको विधायक बना दिया और खुलेआम बोल रहे जिसको नौकरी चाहिए मामला सेट कर देंगे 1 मिनट में। बिल्कुल, और इस विषय पर जो है अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने उनको बुला करके बातचीत भी की है। बात खत्म? और मैं समझता हूँ बात खत्म क्यों, तो शुरू है। अच्छा, अगर किसी ने गलत किया है किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, मैंने बताया। तो फिर विधायक किसने बना दिया उसको? बता रहा हूँ, ठीक है विधायक बन गए, मगर जो भी नहीं कैसे बन गए वही तो पूछ रहा हूं। अरे वो तो जनता ने जिता दिया। नहीं जनता ने नहीं, जो आपका वोट आपके सहयोगी है ना वो। अरे तो उस वक्त आपको पता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेते हो? नहीं हम नहीं लेते। आप नहीं लेते? जिस वक्त में कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर किसी का भी है, हाँ। वो सरकार वो दे रही है, क्या नाम है, न्यायालय दे रहा है। तो वो आपको मालूम ही नहीं था कि ये जनाब इतने जो हमें नहीं मालूम है था, शिक्षाविद है? हमें नहीं मालूम था, हमें अच्छा, नहीं मालूम ही नहीं मालूम था। था, हमें नहीं मालूम तो था। आपको मालूम चल गया सर? उनकी काबिलियत का लोहा आपने देखा तमाम राज्यों में कितने पेपर लीक के। उसके ऊपर एक्शन देखना ना। अच्छा, उसमें क्या पीछे हट रहे, बिल्कुल एक्शन भी देखना। बेदीराम पर एक्शन होगा? कार्रवाई होगी, डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक, वरुण जी वो कह रहे हैं एक्शन होगा। 10 दिन से बताइए, 10 दिन से तो चर्चा में है बेदीराम जी। वरुण जी एक्शन होगा वो कह रहे हैं। आप पिछले 10 दिन से चर्चा में है, क्या 10 दिन में क्या एक्शन हुआ पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। उनके एक से एक वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं देश की कोई भी परीक्षा हो मुझे बताओ, मैं तुरंत सेटिंग कर दूंगा। 8-8, 10-10 जगह गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है और उनको पुलिस ने दुराचार का दोषी बताया है, भ्रष्टाचार का दोषी बताया है। एसटीएफ की जांच चल रही है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर मौन हो जाते हैं। ये श्याम प्रकाश जाटव जी, ये पूरे देश में अब ये बारिश को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि बार बार इस तरह का सवाल आ रहा है, मैं इसलिए सवाल को ले रहा हूं। वो ये राजकोट में जो हुआ वो देखा आपने? एयरपोर्ट ग्वालियर जबलपुर एयरपोर्ट का लोकार्पण जिसका किया था आपने, वो 450 करोड़ लगे थे उसमें। देखिए जितनी भी जगहों पर
हाँ। ये जो आपदा के कारण से जो भी डैमेज हुए हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 27, 28, समझता 29 कि तीनों दिन गुजरात के राजकोट में 11 महीने पहले बने हुए एयरपोर्ट कोई बात की छत गिर, नहीं कोई बात नहीं सर, वहां करोड़ों रुपए खर्च हुए जनता का। अब तो उसका इनॉग्रेशन आपने किया सर, लोकार्पण, फोटो भी है। मैं बता तो रहा हूँ ना, वहाँ पर भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, और जगहों पर भी हुआ है। अयोध्या की ये संख्या दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं सर? 11 महीने पहले बने एयरपोर्ट का उद्घाटन जिसका खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया। तो उसकी अयोध्या की जबलपुर संख्या एयरपोर्ट 19 जगह 10 मार्च को हुआ। फंसी हुई है तिलक भाई। 1 मिनट वरुण जी, 10 मार्च को हुआ जबलपुर एयरपोर्ट, वहां भी हादसा हो गया। बिल्कुल हुआ है। दिल्ली में भी 2009 में कांग्रेस ने जिस जेल का उद्घाटन किया था उसके नीचे हमारे कई ड्राइवर जो हैं वो उनकी उस डेथ हुई समय है। तो ये प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं, उस वक्त में शीला दीक्षित जी जो है ना उसका उद्घाटन कर रही है। शीला दीक्षित सर, वो अब जो चला गया उनको क्यों आप घसीट के ला रहे हो बीच में? उस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी। मैंने पूछा उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? मैं क्या कह रहा हूँ, 2009 की बात बता रहा हूँ। उसका सर 10 मार्च दिल्ली में ये नहीं बात करना है कि किसने उद्घाटन किया। सर दिल्ली के टर्मिनल T1 की बात कर रहा हूँ। तिलक जी बात सुने, तिलक जी बात सुने। 28 जून को सर 2009 इसका रूफ कोलैप्स हो गया। घटना हुई है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार, ऐसा नहीं है। या राजकोट में कई घटना हुई है तो वहाँ की सरकार, देखिए जो घटना हुई है वहाँ की लापरवाही से हुई है या जो आपदा है वो उस चीज को नहीं सहन कर पाया और जो स्ट्रक्चर है इस पर जांच करने की आवश्यकता है। 27, 28, 29 तीनों दिन एक बड़े हादसे हुए। लेने की आवश्यकता है। एयरपोर्ट की अगर छत गिर जाती है तो सर ये कहीं ना कहीं जांच का विषय तो बनता है ना। अब इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार क्यों होंगे। नहीं होगी, जांच भी होगी और जहां लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसमें कब हम पीछे हट रहे हैं? ये सामान्य बात है। हाँ, ये सामान्य घटना है, सामान्य घटना नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण बोल रहा हूं मैं आपको, दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और बिल्कुल जो उसको मैनेज कर रहा है, जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले वो नहीं जेल दे दी उन्हें। ये कहना जिन लोगों ने बनाया, जिस कंपनी ने बनाया, ऐसी कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अरे भैया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कंपनी को अगर सर जो 11 महीने पहले एयरपोर्ट में छत बनाई हो वो गिर जाए और आप कह रहे हैं कि जांच होगी। अरे अभी क्या होना चाहिए, चलो बताओ। उद्घाटन हुए नहीं, क्या होना चाहिए ये बताओ। सर उस कंपनी पे कोई एक्शन नहीं होगा। है उस कंपनी पे कोई एक्शन नहीं होगा। तिलक क्यों नहीं होगा? मैं बोल रहा हूँ उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, उससे रिकवरी भी होगी, हजारों करोड़ रुपए गुजरात की कंपनियां डका रही है। सर कहीं ना कहीं जवाबदेही जिम्मेदारी तो अगर देश के प्रधानमंत्री किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, जैसे कि वो जो ITO वाला जो रास्ता है, जो अंडरपास है, वहां पर वो बाकायदा उद्घाटन करने गए, उसके बाद पानी भर गया, तो सर सवाल तो खड़े होंगे ना। किसके ऊपर सवाल खड़े हो बताइए ना। जो उसको मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, वो सब चीजों को देखना है। कई बार वो मैनेजमेंट भी फेल हो जाता है, इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है। तो उसमें सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। यानी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेवारी बिल्कुल क्यों नहीं जिम्मेवारी। अगर हम सरकार है तो हमारी सब जिम्मेवारी है और उसको माकूल तरीके से हम उसका निर्वहन भी करेंगे। थैंक यू। लेकिन ये तस्वीरें आ रही थी, हैरान करने वाली हैं, इसका संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी, वरुण जी आपका भी, आलोक जी आपका भी और शान जी आपका भी। तो फिलहाल सोनिया गांधी के लिखे लेख को लेकर सियासत जारी है। अब आगे आगे देखिए ऐसे सियासी लेख सियासी कलम और सियासी स्याही से लिखे जाना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।